बच्चों, आज हम संयुक्त वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, संयुक्त वाक्य की पहचान के तौर पर हम किन किन शब्दों को शामिल करते हैं, संयुक्त वाक्यों के भेद कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें, और हम मिश्र वाक्य की पहचान करेंगे। संयुक्त वाक्य, संयुक्त का मतलब सीधा सा होता है हमारा जुड़ा हुआ। संयुक्त वाक्य में जो उपवाक्य होते हैं वे सारे उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, सभी अपने आप में पूरा अर्थ रखते हैं। संयुक्त वाक्य में आने वाले सभी उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य से तात्पर्य यही है कि इनका प्रयोग भाषा में अलग से स्वतंत्र रूप में हो सकता है, ये सरल वाक्य का ही रूप है। संयुक्त वाक्यों में आए उपवाक्य समान स्तर के उपवाक्य होते हैं कि जो उपवाक्य होते हैं वो लमसम एक जैसे ही होते हैं, लगभग एक जैसे उपवाक्य होते हैं। यहाँ ना कोई उपवाक्य किसी से बड़ा होता है, ना कोई छोटा होता है। इसीलिए संयुक्त वाक्यों के उपवाक्यों को समानाधिकृत उपवाक्य अथवा समानाधिकरण उपवाक्य की भी संज्ञा दी जाती है। संयुक्त वाक्य प्रायः समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, और जो समुच्चय बोधक अव्यय हैं वो इस प्रकार हैं: और, तथा, एवं, इसलिए, सो, अतः, या, अथवा, या, ना, न, नहीं तो, अन्यथा, वरना, लेकिन, किंतु, मगर, पर, परंतु, चाहे, ना कि। ये जितने भी शब्द या जितने भी पद मैंने अभी बताए, ये सारे के सारे जो हमारे हैं समुच्चय बोधक अव्यय हैं। अगर ये किसी भी शब्द के साथ, ये शब्द या ये पद किसी भी वाक्य के साथ जुड़ते हैं, किसी भी वाक्य को ये जोड़ने का काम करते हैं, तो वो वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। कभी कभी जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं उनकी जगह पर अल्प विराम का भी प्रयोग कर कुछ समुच्चय बोधक अव्ययों का लोप कर दिया जाता है। जैसे कि रहने वाले लोग रहेंगे, जाने वाले चले जाएंगे। रहने वाले लोग रहेंगे और जाने वाले लोग चले जाएंगे। क्या सोचा था, क्या हो गया। क्या सोचा था लेकिन क्या हो गया। काम किया है, पैसा तो मांगूंगा ही। काम किया है इसलिए पैसा तो मांगूंगा ही। ये इस तरीके से कई सारे हमारे वाक्य ऐसे बनते हैं जहाँ पर जो हमारे समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं उनका लोप हो जाता है, वो गायब हो जाते हैं, लेकिन वो उसके बाद भी हमारे समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए वाक्य ही माने जाते हैं, संयुक्त वाक्य ही माने जाते हैं। इसके बाद जो संयुक्त वाक्य हैं, संयुक्त वाक्यों के समुच्चय बोधक के अव्यय के हिसाब से उनका विभाजन भी किया गया है, लेकिन हमें इस विभाजन में ज़्यादा डीपली, ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें केवल कुछ ही चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से जो शब्द हैं जो हमारे संयुक्त वाक्य में लगते हैं, जैसे और, तथा, एवं, इसलिए, सो, अतः, या, अथवा, या, ना कि, नहीं तो, अन्यथा, वरना, लेकिन, परंतु, मगर, पर, किंतु, चाहे, ना कि। संयुक्त वाक्यों के भेद इस प्रकार पर किए जाते हैं कि परस्पर उनके जो संबंध हैं वो किस आधार पर जुड़े हैं। इस हिसाब से ये 4 तरीके के होते हैं: संयोजक, विभाजक, विरोधवाची और परिणामवाची। इन्हीं के आधार पर इनके भेद किए गए हैं। तो पहली बात आती है संयोजक संयुक्त वाक्य। संयोजक मीन जोड़ने वाले। जिन संयुक्त वाक्यों में दो जो उपवाक्य हैं दो कार्य, व्यापार अथवा स्थितियों को जोड़ने का काम करते हैं, जहाँ पर दो एक जैसे वाक्य जुड़े होते हैं। जैसे कहा गया, मैं दिल्ली गया था और मेरी पत्नी आगरा। तो संयोजक संयुक्त वाक्य में हमारा और, तथा, एवं, ये 3 शब्द आते हैं, और, तथा, एवं। तो ये 2 कार्य, व्यापारों या स्थितियों को जोड़ने का काम करते हैं। इसके बाद विभाजक, जो उपवाक्य 2 स्थितियों या कार्य, व्यापारों के बीच विकल्प दिखाते हैं, जिसमें से एक को स्वीकार कर लिया जाए और दूसरे को त्याग दिया जाए। कि मतलब एक को करना है, दूसरे को हमें छोड़ना है। एक को स्वीकार करना है, एक को मंजूरी देनी है, दूसरे को हमें मना कर देना है। इसके लिए जो हमारे शब्द हैं वो या, अथवा, या, ना कि, ना, ये हमारे हैं विभाजक। जैसे है, आप पहुंच जाएंगे या मैं आपको फ़ोन करूं।
आप पहुंच जाएंगे या मैं आपको फ़ोन करूं, ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो, यह प्रश्न करो अथवा दूसरा प्रश्न करो। मैं ना आपको पहचानता हूं ना आपके पिताजी को, ना तो शीला ही आई ना अपने बेटे को ही भेजा। आप मेरे साथ रहेंगे कि मदन के साथ। अब यहाँ पर एक बात समझने की है कि जो यहाँ पर कि दिया गया है, यहाँ पर इसका मतलब ना कि मदन मोहन के साथ, यहाँ पर कि हमारा ये इसका प्रयोग संज्ञा उपवाक्य में भी होता है, लेकिन यहाँ पर के इसका है ना कि, यहाँ केवल की से हमें कोई मतलब नहीं है। अब उसके बाद विरोधवाचक संयुक्त वाक्य, यहाँ पर जब उपवाक्यों के बीच परस्पर विरोध या विरोधाभास का बोध होता है तो उन्हें हम विरोधवाची संयुक्त वाक्य कहते हैं। और ये प्रायः किससे जुड़ते हैं? मगर, पर, लेकिन, बल्कि, किंतु। ये सारे हमारे जो एक काम तो सफलता के लिए किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हमें उस काम में असफलता मिलती है। जैसे वो खेलने में तो अच्छा है, वो खेलने में अच्छा है लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं करता। मैंने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं माना। हम जाना चाहते थे लेकिन हमके पिताजी नहीं माने। मगर, पर, किंतु, लेकिन, ये सारे हमारे जो होते हैं वो विरोधवाचक की, ये यहाँ पर हमारा विरोध दिखाते हैं, एक दूसरे वाक्य में हमारा विरोध होता है। परिणामवाची, परिणामवाची की एक कार्य का जो परिणाम है, जो उसका प्रभाव है, वो दूसरे वाक्य पर पड़ता है। और ये वाक्य हमारे इसलिए, अतः, सो आदि अव्ययों से जुड़े होते हैं। आज बाजार बंद है, आज बाजार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। बाजार बंद होने की वजह से कुछ नहीं मिलेगा। वो आना नहीं चाहती थी, सो झूठ बोलकर चली गई। वो बहुत बीमार था, अतः चुप ही बैठा रहा। तो इन जो हमारे बेसिक हमें जो ध्यान रखना है, वो संयुक्त वाक्य के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने 4 के 4 पार्ट में डिवाइड किया, संयोजक, विभाजक, विरोधवाचक और परिणामवाचक। तो हमें इन चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं देना, हमें केवल इनके जो शब्द हैं जो जोड़ने का काम करते हैं उन चीज़ों पर ध्यान देना है। जैसे हमारा और, तथा, एवं, या, अथवा, या, न, कि, मगर, पर, लेकिन, बल्कि, नहीं तो, अन्यथा, वरना, चाहे, इसलिए, सो, अतः, ये इन सारे शब्दों का हमें ध्यान संयुक्त वाक्य में रखना है। और संयुक्त वाक्य की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि संयुक्त वाक्य 2 स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेकिन अगर हम समुच्चय बोधक अव्यय को उनके बीच से हटा दें तो 2 के दोनों वाक्य सरल वाक्य ही होंगे। वो अब बात है कि जो संयुक्त वाक्य हैं क्या वो सरल वाक्य हो सकते हैं या नहीं। जो संयुक्त वाक्य होंगे वो सरल वाक्य होंगे, लेकिन जब हम उनके बीच से जो समुच्चय बोधक अव्यय है, जो उनके बीच में लगा हुआ उपवाक्य समुच्चय बोधक चिन्ह है, अगर हम उसे हटाएंगे तभी वो हमारा सरल वाक्य होगा, अन्यथा वो संयुक्त वाक्य ही कहलाएगा। अब उसके बाद बात आती है मिश्र वाक्य। वो वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और कई सारे उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे हम कहते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्यों में एक उपवाक्य तो स्वतंत्र उपवाक्य होता है जिसे हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं, और शेष उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य पर आश्रित रहने के कारण आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। आश्रित उपवाक्य का कोई भी अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। स्वतंत्र उपवाक्य को ही प्रधान उपवाक्य प्रिंसिपल क्लॉज भी कहा जाता है। और जो हमारे आश्रित उपवाक्य हैं वो प्रायः कि, जो, जहाँ, जब, तब, तो, अगर, तो, इन सारी चीज़ों से जुड़े होते हैं। जो मिश्र वाक्य होते हैं उसमें जो आश्रित उपवाक्य है वो हमारे वाक्य के प्रारंभ में भी आ सकता है, मध्य में भी आ सकता है और अंत में भी आ सकता है। जैसे एक ही एग्जाम्पल है, जो लड़का यहाँ आया था वो बहुत बीमार है। वो लड़का जो कल यहाँ आया था बहुत बीमार है। वह लड़का बहुत बीमार है जो कल यहाँ आया था। तो मिश्र वाक्य में हम आश्रित उपवाक्य को, जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, आश्रित उपवाक्य है जिसका अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं है, हम उसे वाक्य के शुरू में भी रख सकते हैं, बीच में भी रख सकते हैं और
अंत में भी लगा सकते हैं। इससे हमारे जो वाक्य की अर्थ में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं आता। तो संयुक्त वाक्य के उसमें हमारा क्या है, 2 स्वतंत्र उपवाक्य होंगे और वो 2 के दोनों सरल वाक्य, सरल उपवाक्य एक दूसरे से समुच्चय बोधक अव्यय या समानाधिकरण चिन्ह से जुड़े होंगे। जबकि जो मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य में एक हमारा प्रधान उपवाक्य होगा जो कि अपने आप में स्वतंत्र होगा, और जो भी बाकी बचेंगे उपवाक्य वो सारे के सारे आश्रित उपवाक्य होंगे और वो सारे